हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत की सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का परिचय। ठीक है, वो क्या है, परिचय देख लेने के बाद इस चैप्टर की थोड़ी समझ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों मध्यकालीन भारत का जो 4 वीडियो जो है वो अपलोडेड है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद गौरी जो है वो भारत में अंतिम बार 1205 ईस्वी में जो है भारत में आता है और जाने के क्रम में उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन जो गौरी का दास है वो दास सॉरी गुलाम जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत में ही रह जाता है। ठीक है, और वही जो है गुलाम और दास वंश की स्थापना करता है। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे कितने शासकों ने जो है शासन किया। ठीक है, कितने वंश ने शासन किया, तो मुख्य रूप से 5 वंश ने शासन किया था। वो कौन कौन सा था, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो आइए देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो देखिए, गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करता है गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल जो है 1210 ईस्वी तक रहती है। ठीक है, 1210 ईस्वी में चौगान खोलते वक्त खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र आराम शाह बनता है। ठीक है, जो मात्र 8 माह तक शासन कर पाता है, और इल्तुतमिश जो है वो आराम शाह की हत्या कर देता है। इल्तुतमिश जो गौरी का दास और दामाद होता है, वो आराम शाह की हत्या कर देता है और गद्दी पे बैठ जाता है। इल्तुतमिश का शासनकाल जो है वो 1210 से 1236 तक है। ठीक है, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है जो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, इसको हटाकर जो है अमीर तुर्कों ने रजिया सुल्तान को शासक वहां का बनाया, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे जो है और शासक आए, और मुख्य रूप से 9वां शासक जो था ग्यासुद्दीन बलबन था, जिसका शासनकाल 1266 से 1286 तक है। ठीक है, और इसका अंतिम शासक जो क्यूमर्स होता है, ठीक है, जो 1290 ईस्वी में यहाँ का शासक बनता है। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें पढ़ना क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। तो देखिए, गुलाम वंश से मात्र चार शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए वो कौन कौन सा, तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रजिया सुल्तान से जो है क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद ग्यासुद्दीन बलबन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो है 4 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है एक चार्ट बनाकर ये जरूर सब मतलब लिखकर और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्रम भी पूछा जाने लगा है एग्जाम में। जैसे कि पूछ देगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था, तो उसमें ऑप्शन रहेंगे आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ऐसे करके। तो देखिए डायरेक्ट इल्तुतमिश पे आदमी इल्तुतमिश को सही मान के हम लोग टिक कर देंगे, और वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह जो है शासक बना था। ठीक है, तो ये क्रम याद करना जरूरी है, ज्यादा नहीं, मात्र 5। ये रजिया सुल्तान तक 5 का क्रम याद होना चाहिए, और उसका शासन का देखिए। आइए एक बार रिपीट करते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है, जिसका शासनकाल जो है 1206 से 1210 तक होती है। उसके बाद जो है आराम शाह शासक बनता है 1210 में।
उसकी हत्या जो है इल्तुतमिश कर देता है और 1210 में जो है गद्दी पर बैठता है। उसका शासनकाल जो है 1236 तक रहता है। 1236 में जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो है शासक बनता है, अयोग्य शासक होता है। उसके बाद 1236 में जो है रजिया सुल्तान को शासक बना दिया जाता है, जिसका शासनकाल जो है 1240 तक रहता है। तो ये हो गए इंपोर्टेंट दास वंश से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, और कौन सा इंपोर्टेंट है आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए खिलजी वंश। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक यूमर्स को हराकर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जिसका शासनकाल जो है 1290 से 1296 तक था। ठीक है, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा होता है, वो जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। अलाउद्दीन का शासनकाल जो है 1290 से 1296 तक है। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आते हैं, मुबारक खिलजी आते हैं, नसरुद्दीन खिलजी आते हैं। ठीक है, इसका अंतिम शासक जो है नसरुद्दीन खिलजी होते हैं। ठीक है, तो खिलजी वंश के बारे में देखिए। खिलजी वंश में हमें दो ही शासकों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक तो जलालुद्दीन खिलजी से और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, ये दो ही वंश के बारे में पढ़ना है खिलजी वंश में हमें। उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खिलजी को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल है 1320 से 1325 तक माना जाता है। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक बनता है, जो 1325 से 1351 तक शासन करता है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित जो है मोहम्मद बिन तुगलक होता है। लेकिन कुछ असफल प्रयोग के कारण इसको जो है इतिहासकार जो है रक्त पिचासु वगैरह कह के बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है शासक बनता है, और इसका 9वां और अंतिम शासक होता है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो देखिए तुगलक वंश से हमें मुख्य रूप से 3 शासक के बारे में पढ़ना है। इन्हीं 3 से क्वेश्चन आते हैं। देखिए गयासुद्दीन तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक से और फिरोज शाह तुगलक से। ये 3 वंश के बारे में हम लोग तुगलक वंश में पढ़ेंगे। और दूसरा सैयद वंश। 1198 ईस्वी में जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पर चंगेज खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, चंगेज खान का आक्रमण होता है और इस वंश की समाप्ति हो जाती है। ठीक, उसके बाद जो है 1414 ईस्वी में खिज्र खान, जो चंगेज खान का जो क्या होता है सेनापति होता है, सैयद वंश की स्थापना करता है, जिसका शासनकाल जो है 1414 से 1421 तक होता है। ठीक है, उसके बाद मुबारक शाह आते हैं, मुहम्मद शाह आते हैं और आलम शाह आते हैं। ठीक है, अंतिम शासक इसके। तो सैयद वंश से हमें मुख्य रूप से खिज्र खान, मुबारक शाह और महमूद शाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, खिज्र खान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए सैयद वंश के अंतिम शासक जो है शाह आलम को पराजित कर बहलोल लोदी वंश की स्थापना करता है 1451 में। और बहलोल लोदी का शासनकाल जो है 1451 से 1489 तक रहता है। के बाद बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद जो है सिकंदर लोदी आते हैं, जो 1489 से 1517 तक शासन करते हैं। और इस वंश का जो है अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल जो है 1517 से 1526 तक है। इसके बाद जो है 1526 में जो है बाबर का आक्रमण होता है और इब्राहिम को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा हरा दिया जाता है और मुगल वंश की स्थापना बाबर कर देता है। तो यहीं पे जो है सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है। तो ये था परिचय। हाँ, एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए
जितने भी प्रथम शासक है और संस्थापक है उनका शासन काल जो बहुत कम है। ये याद करने में थोड़ा ये पॉइंट मदद करेगी। देखिए जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल जो है 1206 से 1210 तक, यानी मान लीजिए 4 वर्षों तक इसका शासन काल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन 6 वर्षों तक था, 1290 से 1296 तक। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल जो है 20 से 25 था, यानी कि 5 वर्ष। और उसके बाद देखिए सैयद वंश में खिजका का शासन जो है 14 से 21 यानी 7 वर्ष रहता है। ठीक है। और देखिए एक अफगान बहलोल लोदी जो है अफगान शासक था। इसका शासन काल जो है 1451 से 1489 तक था, जो सल्तनत काल का सबसे लंबा शासन जो है बहलोल लोदी ने ही किया था। ठीक है। तो ये था आज का पॉइंट। और हाँ, लोदी वंश से बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये रहा परिचय। दोस्तों आप लोग जो है एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके जो है उसको 2-4 बार देखिएगा, क्योंकि ये याद होना चाहिए शासन काल। जैसे मान लीजिए गुलाम वंश का जो है शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा था। उसके बाद खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश का 1320 से जो है 1398 तक। उसके बाद सैयद वंश का 1414 से 1451 तक। उसके बाद लोदी वंश का जो है 1451 से 1526 तक। ठीक है दोस्तों। तो ये था परिचय। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है। और प्रमुख शासक जो है इनके बारे में स्टडी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार।